नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। बहुत समय से हरियाणा की बात नहीं हुई। हरियाणा में अभी हाल ही में पंचायत चुनाव हुए हैं और बीजेपी बुरी तरह से हारी है, ऐसा परसेप्शन बना है, जो कि सच्चाई भी हो सकती है। असल में पंचायत चुनाव ज़्यादातर इंडिविजुअल बेसिस पर लड़े जाते हैं। पार्टी सिंबल दे न दे उसका ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं। बीजेपी ने कुछ सीटों पर सिंबल दिया, बाकी खुला छोड़ दिया। तो जीते जो हैं वो ज़्यादातर निर्दल हैं, इंडिपेंडेंट हैं, किसी पार्टी से एफिलिएटेड नहीं हैं। कांग्रेस ने कोई बहुत अच्छा किया हो, बीजेपी ने खराब किया है, ऐसा भी नहीं दिखाई देता। तो इसलिए ये कहना कि बीजेपी बुरी तरह से हार गई, कांग्रेस जीत गई है, ऐसी स्थिति नहीं है। निर्दलीय जीते हैं और जिन लोगों की अपने इलाके में जो पंचायत प्रतिनिधि का इलाका था, वहाँ जिनकी साख थी, जिनके पास वोट था, वो जीते हैं। अब पार्टियाँ जो है कोशिश कर रही हैं कि इन जीते हुए निर्दलियों को अपने साथ जोड़ने की। तो वो क्या स्थिति बनेगी ये अभी कहना मुश्किल है, थोड़ा समय लगेगा। लेकिन उसके अलावा इसका सीधा असर जो है, अगर ये मान लें कि विधानसभा और लोकसभा चुनाव पर पड़ेगा, तो ये मानना गलत होगा। आपको याद होगा कि उत्तर प्रदेश में भी पंचायत के चुनाव हुए थे और ऐसी ही फिज़ा बनी थी, ऐसी ही हवा बनी थी कि बीजेपी बुरी तरह से हार गई है और पंचायत में बीजेपी हार गई, इसलिए विधानसभा चुनाव हारना तय है, बीजेपी का सफाया हो जाएगा। और क्या नतीजा आया आपको पता है। तो पंचायत का चुनाव और विधानसभा या लोकसभा का चुनाव बिल्कुल अलग होता है, उसका पैमाना ही अलग होता है। तो इसलिए इसका असर विधानसभा चुनाव पर पड़ेगा, जिसमें अभी 2 साल बाकी है। तो मुझे नहीं लगता कि उसका असर पड़ेगा, लेकिन हरियाणा की राजनीति में कुछ बदलाव ज़रूर होता हुआ दिख रहा है। पिछले 3 महीने से चर्चा है कि किरण चौधरी बीजेपी ज्वाइन कर सकती है। हालांकि उन्होंने मना किया है, लेकिन फिर भी ये चर्चा बार बार चल रही है। बीजेपी चाहती भी है कि वो ज्वाइन कर ले। किरण चौधरी, आपको पता है कि चौधरी बंसीलाल जो हरियाणा के 3 बार मुख्यमंत्री रहे, एक समय इंदिरा गांधी और संजय गांधी के बड़े करीबी थे, देश के रक्षा मंत्री रह चुके थे, वो उनकी बहू हैं। तो उनके आने से, और भिवानी जो है चौधरी बंसीलाल का अपना गृह जिला है, लेकिन भिवानी में जो तोशाम है, वहाँ जिला पंचायत अध्यक्ष बीजेपी का चुना गया है, किरण चौधरी के न चाहने के बावजूद, ऐसा कहते हैं। दूसरी बात, भिवानी की जो 4 विधानसभा सीटें आती हैं, उनमें से 3 पर बीजेपी का कब्जा है। तो अब सवाल उठता है कि किरण चौधरी के आने से बीजेपी को क्या मिलेगा। अगर वो उनके इलाके में ही इतनी मजबूत है, तो फिर किरण चौधरी आकर बीजेपी के लिए किस तरह की मददगार होंगी, क्या सहायता करेंगी। अब आप इसके लिए इस बात पर आऊँ, उससे पहले थोड़ा कांग्रेस की राजनीति समझ लीजिए। प्रदेश में, हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस की राजनीति की धुरी जो है वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा है। हुड्डा जो चाहेंगे वैसे कांग्रेस चलेगी, नहीं तो नहीं चलेगी। अगर गांधी परिवार ने कोशिश की हुड्डा को विस्थापित करने की, नेतृत्व ही नहीं, पूरी तरह से सरेंडर अगर नहीं किया, उन्होंने अभी शैलजा को हटाकर जो है अपने आदमी को प्रदेश अध्यक्ष बनवाया है और गांधी परिवार रोक नहीं पाया इसको। शैलजा जब तक प्रदेश अध्यक्ष रही, उनको कमेटी नहीं बनाने दी हुड्डा ने। तो हुड्डा के इर्द गिर्द अगर हुड्डा को पूरा ये किरण चौधरी को अंदाज़ा हो गया, उनको संकेत मिल गया कि पार्टी हाईकमान ने पूरी तरह से सरेंडर कर दिया है भूपेंद्र सिंह हुड्डा के सामने, तो उनके सामने पार्टी छोड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। तो ऐसे में बीजेपी में आएंगी। अब उस सवाल पर लौटते हैं कि क्या मिलेगा बीजेपी को। आप याद कीजिए, 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने चौधरी वीरेंद्र सिंह को कांग्रेस से तोड़कर पार्टी में शामिल कराया था। और आपको मालूम है कि चौधरी वीरेंद्र सिंह सर छोटू राम के परिवार के हैं। इसलिए सर छोटू राम के परिवार की बात करें या चौधरी बंसीलाल के परिवार की बात करें, हरियाणा की राजनीति में लीगेसी का बड़ा महत्व होता है, विरासत का, राजनीतिक विरासत का की बड़ी अहमियत होती है। लोग उस पर ध्यान देते हैं, उसको महत्व देते हैं। इसलिए इन लोगों को, चौधरी वीरेंद्र सिंह के आने से ऐसा नहीं सारे हरियाणा के जाट बीजेपी के साथ आ गए, लेकिन जो जाटों की नाराज़गी विधानसभा चुनाव में रहती है और वो आगे भी रहेगी, ऐसा नहीं ख़त्म। चौधरी वीरेंद्र सिंह आए, किरण चौधरी भी आ जाए, तब भी ख़त्म नहीं होने वाली। दुष्यंत चौटाला साथ आ गए हैं, तब भी नहीं ख़त्म होगी।
उसकी वजह सिर्फ इतनी है कि जाटों को लगता है कि ये उनका प्रदेश है और यहाँ उनका वर्चस्व होना चाहिए, उनका शासन होना चाहिए। बीजेपी ने वो शासन छीन लिया है। इसलिए आप देखिए कि वही जाट मतदाता जो विधानसभा चुनाव में बीजेपी के खिलाफ वोट करता है, लोकसभा चुनाव में खुलकर बीजेपी के साथ वोट करता है। बीजेपी 10 की 10 लोकसभा सीटें जीतती है तो जाट वोटों की बड़ी भूमिका होती है उसमें। तो मोदी के नाम पर जाट बीजेपी के साथ है, खट्टर या कोई भी प्रदेश का नेता उसके नाम पर जाट बीजेपी विरोधी है। तो इसलिए किरण चौधरी का बीजेपी में ज्वाइन करना एक मायने रखता। अगर आप देखें तो एक और चीज़ हो रही है, भजन लाल के बेटे कुलदीप बिश्नोई बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। उनका बेटा अभी अभी बाई इलेक्शन जीता है, जिस सीट को आदमपुर की सीट उन्होंने छोड़ा। तो आदमपुर और आसपास के और हिसार में जो है उनका प्रभाव है, उसका फ़ायदा बीजेपी को मिलेगा। दुष्यंत चौटाला पहले से ही सरकार में शामिल हैं, डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं। तो हरियाणा में एक मजाक चल रहा है कि सारे लाल साडे नाल, ये बीजेपी का नया नारा होगा। यानी हरियाणा के 3 लाल कहे जाते हैं, चौधरी देवीलाल, चौधरी बंसीलाल और भजन लाल। इन तीनों का हरियाणा की राजनीति पर लंबे समय तक वर्चस्व रहा है। ये जब तक राजनीति में रहे ये बड़ी दमदारी के साथ अपनी अपनी पार्टियों के लिए बड़े नेता बने रहे, प्रदेश के बड़े नेता बने रहे। राष्ट्रीय राजनीति में भी इनका दखल, इनकी भूमिका रही है। अब ये तीनों नेताओं की जो पीढ़ी है अगली, वो बीजेपी के साथ आ जाएगी। अगर किरण चौधरी आ जाती है बीजेपी के साथ तो सारे लाल साडे नाल ये नारा बीजेपी लगाने की स्थिति में आ जाएगी। अब बात करते हैं मनोहर लाल खट्टर की, जो मुख्यमंत्री हैं। उनका दूसरा कार्यकाल है, 8 साल हो गए उनको मुख्यमंत्री रहते हुए। मुख्यमंत्री बने उससे पहले उनको कोई जानता नहीं था। संघ के स्वयंसेवक रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सहकर्मी रहे हैं। जब हरियाणा के प्रभारी थे उनके साथ थे, दोनों ने जो है एक मकान शेयर किया था, तब की दोस्ती है। और उनकी ईमानदारी को सिर्फ एक क्राइटेरिया के आधार पर, उनकी ईमानदारी को देखकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी सौंपी। और मनोहर लाल खट्टर ने उनको निराश नहीं किया है। 8 साल के शासन में उन्होंने जो संस्थागत भ्रष्टाचार है उसको बहुत हद तक कम कर दिया है, कई जगहों पर ख़त्म कर दिया है, लेकिन नीचे का भ्रष्टाचार ख़त्म नहीं हुआ है। जो रोज़मर्रा की लोगों की ज़रूरत होती है, जो साबका पड़ता है सरकार से, सरकारी संस्थानों से, वहाँ भ्रष्टाचार में कोई कमी नहीं आई। तो इसलिए कहना कि मनोहर लाल खट्टर के मुख्यमंत्री बनने से हरियाणा में ईमानदारी आ गई, भ्रष्टाचार ख़त्म हो गया, बिल्कुल गलत होगा। लेकिन संस्थागत भ्रष्टाचार खत्म हुआ और इसकी शुरुआत उन्होंने अपने कार्यकाल के पहले साल से ही कर दी थी। उसकी एक घटना है, जब खट्टर मुख्यमंत्री बने उससे पहले, वो चाहे बंसीलाल का समय रहा हो, देवीलाल का रहा हो, भजन लाल का, हरियाणा में एक परंपरा थी जो एक तरह से नियम बन चुकी थी कि हर विधायक को और हर मंत्री को कोटा मिलता था शिक्षकों की भर्ती का। वहाँ नौकरी, सरकारी नौकरी की बड़ी अहमियत है। तो जो ब्लॉक लेवल के कर्मचारियों की नियुक्ति होती है और प्राइमरी स्कूल के शिक्षकों की, उसमें कोटा होता था। हर विधायक 4 नाम दे सकता था और उसने जो नाम दिया है उसको नौकरी मिलती थी। उसी के आधार पर वो अपनी राजनीति चलाता था। ये सिस्टम खट्टर ने तय किया कि बंद करना है। और आपको फिर याद दिला दें कि ओम प्रकाश चौटाला इसी शिक्षक भर्ती घोटाले में जेल में रहे कई साल, अभी फिर जेल जाने की नौबत है। तो पहला एक तरह से इतने बड़े पद पर रहने वाले व्यक्ति का कन्विक्शन हुआ भ्रष्टाचार के मामले में, शिक्षक भर्ती घोटाले में। और ये धंधा हरियाणा में सबसे बड़ी इंडस्ट्री के रूप में है। तो भर्ती और पोस्टिंग और ट्रांसफ़र, ये तीनों मिलाकर जो है ये बड़ी इंडस्ट्री है। इस इंडस्ट्री को मनोहर लाल खट्टर ने ख़त्म किया। जैसे ही उन्होंने ये घोषणा की ये 25 सिस्टम नहीं चलेगा, उनकी अपनी पार्टी में एक तरह से विद्रोह हो गया। तो विद्रोह हो गया तो नौबत ये आई कि खट्टर को हटाने की नौबत आ सकती है और उनके खिलाफ जो है विधायक अधिकांश खिलाफ हो गए। तब उस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष थे पार्टी के अमित शाह। वो हरियाणा आए, एक बैठक ली, विधायकों की बैठक बुलाई और कहा कि खट्टर जी ने ये जो घोषणा की है 25 सिस्टम ख़त्म करने की, वो लागू रहेगी।
जिसको इस पर एतराज़ है वो अभी इसी समय पार्टी छोड़कर चला जाए। पूरे हॉल में सन्नाटा था, किसी के मुंह से कोई आवाज़ नहीं निकली। और उस दिन से हरियाणा में ये पर्ची सिस्टम ख़त्म हो गया। अब उसका असर ये हुआ है कि गांव में बैठे लोगों को ये पता चलने लगा, ये महसूस हुआ कि हमारे बच्चे को नौकरी बिना किसी सिफारिश और बिना किसी रिश्वत के भी मिल रही है। उसका बड़ा असर हुआ है कि इस सरकार में नौकरी में उस तरह की रिश्वत नहीं हो रही है। मैं ये नहीं कह सकता, मेरे पास ऐसा कोई स्टडी नहीं है, कोई ऐसा जो है सबूत नहीं है कि 100% ख़त्म हो गया है। ये हो सकता है हो गया हो सकता है नहीं हुआ, लेकिन एक ये परसेप्शन बना है कि इस सरकार में इस तरह की रिश्वत का सिलसिला ख़त्म हो गया है। नौकरी आप पा सकते हैं बिना किसी सिफारिश के, बिना कोई पैसा दिए, बिना कोई पैरवी किए हुए। तो वो जो कॉन्फिडेंस लोगों में आया है उसका असर है। उसकी वजह से इस सरकार को दूसरा मौका मिला। जो 2019 में 7 सीटें बीजेपी हारी, 7 के 7 मंत्री थे जो हारे, उनकी एरोगेंस की वजह से वो हारे, उनके भ्रष्टाचार की वजह से वो हारे। तो भारतीय जनता पार्टी में कोई जाट नेता नहीं है। दरअसल बीजेपी को उस तरह का कोई जाट नेता भी नहीं चाहिए इतना बड़ा जो मुख्यमंत्री पद का दावेदार बन जाए, क्योंकि बीजेपी का जनाधार गैर जाट वोटों पर है। जाट को जैसे ही मुख्यमंत्री बनाने की कोशिश होगी वो मतदाता, वो जो जनाधार है वो बिखर जाएगा। वो बीजेपी कतई नहीं चाहती, लेकिन जाट साथ रहें जिससे शांति बनी रहे, ये ज़रूर कोशिश है। तो बीजेपी में जाट नेता के नाम पर थे कैप्टन अभिमन्यु, जो 2016 में जो जाट आरक्षण का आंदोलन हुआ उसमें उनका घर जला दिया गया। उसके बाद से उनकी राजनीति जो है वो एक तरह से बड़ी मध्यम पड़ गई और वो चुनाव हार गए 2019 में। उसके बाद से एक तरह से कहिए हाशिए पर चले गए। तो बीजेपी को तलाश है ऐसे जाट नेताओं की जिनका असर थोड़े से क्षेत्र में, लिमिटेड एरिया में हो, उस इलाके में प्रभावी हो। वहाँ पर अगर जाटों का वोट न ला सकें तो जाट भाजपा के विरोध में, जिस तरह से मुसलमान ये तय करके कि भाजपा को हराना है चाहे जिसको वोट दें, उस तरह से वोटिंग न करें जो 2019 के विधानसभा चुनाव में हुई। गांव-गांव, पंचायत घूमकर जाटों ने बीजेपी को जो भी हरा सकता था उसको वोट देने का फैसला किया। उसका भी असर रहा 2019 के विधानसभा चुनाव के नतीजे में। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए बीजेपी 2024 की तैयारी कर रही है लोकसभा चुनाव की। और आज ही जब आप ये वीडियो सुन रहे हैं तब तक बैठक हो चुकी होगी। आप देखिए गुजरात और हिमाचल का चुनाव ख़त्म हुआ, गुजरात की पोलिंग ख़त्म हुई है आज ही, और आज ही भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की बैठक हो रही है लोकसभा चुनाव की तैयारी की। इस तरह से बीजेपी काम करती है। तो हरियाणा की जहाँ तक बात है, मनोहर लाल खट्टर का हटना मुझे संभव दिखता नहीं, उसकी कोई गुंजाइश दिखती नहीं। उसकी सबसे बड़ी वजह है कि गैर जाट समाज में ऐसा कोई नेता नहीं है जो खट्टर को रिप्लेस कर सके। अब ये अलग बात है, आप तर्क के लिए कह सकते हैं और बड़ी सही बात होगी कि भाई खट्टर को कौन जानता था 2014 में, उनको पार्टी ने नेता बनाया और बन गए। तो ऐसे ही पार्टी किसी और को भी बना सकती है। लेकिन जो है खट्टर के बने रहने में ये गैर जाट नेतृत्व के विकल्प का अभाव तो एक बात है, दूसरी बात भी है। 2019 के चुनाव से पहले ये चर्चा चली थी कि खट्टर को बदल दिया जाए। प्रधानमंत्री तक ये बात पहुंची कि अगर खट्टर को नहीं हटाया तो हम चुनाव हार जाएंगे। तब उन्होंने सिर्फ एक सवाल पूछा था, उन्होंने पूछा कि अब भी ईमानदार है? कहा गया कि हाँ ईमानदार तो है खुद। तो कहा फिर ठीक है, लोगों का समर्थन मिलेगा। उन्होंने कहा जो ईमानदार नेता होता है उसको लोगों का आशीर्वाद मिलता है, और इसी एक आधार पर खट्टर बने थे और खट्टर बने हुए हैं, और मुझे लगता है बने रहेंगे जब तक कि कोई उनसे बेहतर विकल्प नहीं मिल जाता। अब वो विकल्प जो है कोई लोकप्रिय नेता होगा ऐसा दिखाई नहीं देता, पार्टी के पास ऐसा कोई नेता है नहीं। तो अगर उनको बदलना है तो पार्टी को फिर से वैसे ही खोजना होगा एक नया खट्टर जो ईमानदार हो, जिसकी निष्ठा पर, जिसकी वैचारिक निष्ठा पर कोई सवाल ना हो, जो संगठन के लिए काम कर चुका हो, जो पार्टी को आगे ले जा सकता हो, जो व्यवस्था में
परिवर्तन की कोशिश कर सकता हो। सफल होगा नहीं होगा अलग बात है, लेकिन कोशिश कर सकता है जो मनोहर लाल खट्टर कर रहे हैं। उनको कितनी सफलता मिली है कितनी नहीं, ये इससे ज़्यादा इस बात पर भी उनकी चुनावी कामयाबी निर्भर करेगी कि कांग्रेस की हालत क्या है। कांग्रेस की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। कुलदीप बिश्नोई छोड़कर चले गए, किरण चौधरी छोड़ने के लिए तैयार बैठी हैं। उसके अलावा शैलजा जो हैं उनको जिस तरह से साइडलाइन किया गया वो नाराज़ बैठी हैं। तो हरियाणा में कांग्रेस का मतलब भूपेंद्र सिंह हुड्डा रह गया है, और भूपेंद्र सिंह हुड्डा को जैसे ही हटाने की कोशिश करेगी पार्टी या पार्टी हाईकमान, वैसे ही हरियाणा से कांग्रेस का खात्मा हो जाएगा। क्योंकि ये पक्की बात है कि अगर हुड्डा को अपने मन की नहीं करने दी, पूरा उनका वर्चस्व नहीं रहा, तो वो अलग होकर एक रीजनल पार्टी बना सकते हैं, उसके लिए वो तैयार हैं। तो हरियाणा की राजनीति में आने वाले कुछ महीनों में आपको हो सकता है कुछ परिवर्तन दिखाई दे, और उसका असर आपको 2024 के लोकसभा और 2024 के ही विधानसभा चुनाव में जो अक्टूबर 2024 में होना है उसमें दिखाई देगा। लेकिन आज की तारीख में अगर कहें तो खट्टर सुरक्षित नज़र आते हैं। ये पंचायत चुनाव के जो नतीजे हैं उसके आधार पर जो लोग कह रहे हैं कि खट्टर का समय पूरा हो गया। एक चर्चा और थी कि प्रधानमंत्री ने उनसे शायद पूछा कि खट्टर जी आप प्रसन्न तो हैं, तो लोगों ने इसका अर्थ ये निकाला कि अब मनोहर लाल खट्टर का समय पूरा हो गया है, कि आपको 2 टर्म दे दिया, अब आप जो है किसी दूसरे के लिए जगह खाली कीजिए। लेकिन मुझे अभी ऐसा लगता नहीं, अभी ऐसे कोई संकेत दिखते नहीं कि मनोहर लाल खट्टर को मुख्यमंत्री पद से हटाने की पार्टी तैयारी कर चुकी है। लेकिन ये खबर किसी को कभी होगी नहीं, जब तक हटा नहीं दिया जाएगा, फैसले की घोषणा नहीं होगी, तब तक किसी को पता नहीं चलेगा। इसलिए सिर्फ अनुमान लगा सकते। जो परिस्थितियां हैं, जितनी जानकारी सार्वजनिक रूप से उपलब्ध है, उनके आधार पर ये अनुमान है। ये सही भी हो सकता है, ये गलत भी हो सकता है। तो आज के अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।